यस सर पेज एक्सरसाइज 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 निकालो। यस सर 5.9 देखो। सर ये डेंसिटी ऑफ गैस वाला सॉल्व करना है सर। ऋषिक आंसर कैलकुलेशन कर रहा हूँ। हाँ करो करो करो। कैसे करें बता दो, कैलकुलेशन छोड़ दो, सिर्फ मेथड बताओ। सर इसमें वो PV इक्वल टू NRT में से वो V इधर ले जाके हम डेंसिटी और DRT अपॉन M कर देंगे इसको और फिर उसका मास निकाल लेंगे और नहीं 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 सर मास निकाल लेंगे और फिर सर नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? पीवी इक्वल टू एनआरटी W बाई एम आर टी, P इक्वल टू W बाई V इंटू एम आर टी, ये हो गया डेंसिटी। आर टी W बाई एम, पी एम बाई आर टी इक्वल टू डी, ये होता ना। तो D इक्वल टू पी एम बाई आर टी, अभी कह रहे हैं D1 is equal to 5.46 is equal to 300 P कितना इसमें 2 इंटू M
इंटू आर इंटू 300। हमको निकालना है एसटीपी पर D2। तो उसके लिए प्रेशर है 1 बार, एम तो एम ही रहेगा, आर रहेगा 273। अब ये निकालना है, मतलब 5546/x डिवाइड कर दोनों को, 2 इंटू एम आर इंटू 300 आर इंटू 273 1 इंटू एम, आर कैंसिल हो जाएगा। सर ये क्या किया आपने? नहीं समझ में आया? नहीं सर, डिवाइड कर दिया। एक मिनट देखो, मैं दोबारा कर दूं। डिवाइड ही किया ना आपने? हाँ, डी इजिकल टू पी एम बाई आर टी। यस सर। पहली डेंसिटी कितनी है? 5.46 इजिकल 2 इंटू एम इंटू आर इंटू टी था यार 300 केल्विन। हमको निकाले D2, तब प्रेशर कितना हो जाएगा? 1 बार, एम एम ही रहेगा, आर रहेगा, ये 273 हो जाएगा। दोनों डिवाइड कर दो। सर या फिर हम ये भी तो कर सकते हैं, एम की वैल्यू उधर से निकाल के सब्स्टिट्यूट कर देंगे दूसरे में। वो कर लो, डिवाइड कर लो, एक ही बात है, ये दोनों बराबर रख दो ना, दो डिवाइड कर दो दोनों को। डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा? 5.46/D 2m बाई 300R इंटू 273R बाई 1m। mm कैंसिल, आर कैंसिल, दिस इंटू दिस बाई 300। ये हो जाता है 546 273 546/300। तो डी क्या हो गया हमारा? 5.46 इंटू 300/546। ये तो यहाँ 3 रह जाएगा, तो 3 आ गया। समझ में आएगी? आ गया सर। पक्का? हाँ सर। 10 करो। एक मिनट सर, ये लिखता हूँ। हम्म इस तरफ कौन सा था? 10th करना मुझे। हाँ 10।
सर वॉल्यूम हम एमएल में ही रखेंगे या कन्वर्ट करनी पड़ेगी लीटर में? लीटर में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। हो नहीं रहा क्या? सर कैलकुलेशन कर रहे हैं। करो फटाफट करो। सर मेरा 20 का आ रहा है। कितना आ रहा है?
मेरा 1000 आ रहा है। 1006। नहीं नहीं सर, 1200 कितना 1200 कुछ आ रहा है। ग्राम? हाँ यस सर, ऐसे ही कुछ आ रहा है, मतलब बहुत ज्यादा है सर, ये तो मोलर मास नहीं होगा। इतने ml of phosphorus vapor weighs इतने ग्राम at 546 Kelvin and at 1 point per pressure. What is the molar mass of the phosphorus? तो सेल्सियस में दे रखा है ना वो तो। हाँ, इसको केल्विन में लेना है। केल्विन नहीं करा आपने? करा सर मैंने केल्विन, हैं? करा है सर, करा है। तो PV इज इक्वल टू W/m/RT। M हो गया WRT P इंटू V। W कितना है? 0.0625 ग्राम। 0.0625, 0.083 और टेम्परेचर कितना आ गया ये? 546, 273, 9819 है ना? सर ये आएगा। और प्रेशर कितना है? 0.1। वॉल्यूम कितना है? 34.05 इंटू 1000। ठीक है। हाँ सर, ऐसे ही किया मैंने। अगर ये हटा दो और ये हटा दो तो ये बन जाएगा 625। 35 इसको हटा दो और ये हटा दो, इंटू 83 इंटू 819 34050। इसको करो आप, कैलकुलेटर से कर लो। सर मैंने बस वो 82 लिया था, पॉइंट 0.082 लिया था और उससे फर्क नहीं पड़ता। बाकी जब बाहर होता है ना हम लोग 83 ले देते हैं, जब 80 मतलब 2 ले देते हैं, इतना फर्क है, उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। यस सर, मेरा सही आ रहा था, 124 समथिंग आ रहा है, 1247.7। ठीक सर है। लेकिन बहुत ज्यादा आ रहा है, कितना आ रहा है? 1247.7। ये तो सर बहुत ज्यादा मोलर मास नहीं है। आंसर है पीछे आपके बुक में, पीछे आंसर टैली करो। यस सर नहीं आ रहा है, लेकिन इनका 1249.8 ग्राम पर मोल आ रहा है। वो कैलकुलेशन से हो जाएगा, ठीक, बाकी तो ठीक है। सर इतना हाई कैसे हो सकता है किलो मोलर ये P4 लेते हैं ना, इसलिए में? मोलर मास मतलब एक एटम का नहीं, P4 का लेती है, तो उसमें आ जाता था। ठीक है सर, मैंने ठीक है।
सर पेपर में ऐसी कैलकुलेशन आती है तो हाँ काफी ऐसे ज्यादा। ही 5.12 करो। आपके स्कूल में हो रहा है कुछ आजकल? हाँ सर। क्या करा रहे हैं? सर वही अभी तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पहला वाला करा दिया, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा रहे हम्म। हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा रहे हैं सर। अच्छा फर्स्ट सेक्टर हो गया। हाँ सर। अच्छा, उन्होंने कुछ फालतू कराया क्या हमारे से अलावा? हाँ सर वो उन्होंने थ्योरी पढ़ाई पूरी बस, वही अच्छा, पढ़ा, बाकी तो सेम ही कर। वो तो समझ में आ गया, वो सब खास बताने की बात नहीं है। हाँ ये तो। हाँ, स्ट्रक्चर आइटम समझ में आ रहा है आपको? सर ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सर वो रेडिएशन वाला पार्ट समझ नहीं आया मुझे। समझ में नहीं आया? हाँ सर वो क्योंकि सर मुझे वो समझ नहीं आया एटम हैं? टेबल सर की, वो एटम सर जो रेडिएशन होता है वो हम्म। तो सर इमिट करके एनर्जी लूज करता है, बट वो नील्स बोर ने बोला कि फिक्स रहती है, बट वो समझ नहीं हाँ, आती। तो उसमें क्या समझ में नहीं आया आपको? तो ऐसा क्यों सर, क्यों फिक्स क्यों कैसे रहती है एनर्जी, मतलब कहाँ से फिर एनर्जी मिल रही है उसको। किसको एनर्जी मिली, समझ में नहीं आई बात आपको? सर जैसे एटम में वो नील्स बोर ने प्रपोज किया था ना कि फिक्स्ड एनर्जी शेल्स में एनर्जी फिक्स्ड रहती है। हाँ। सर वो फिक्स कैसे रहेगी, क्योंकि सर वो मूव कर रहा है तो उसके वो तो लूज होगी ना एनर्जी। नहीं 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 नहीं, बोर ने ये नहीं कहा था। बोर ने कहा था स्टेशनरी ऑर्बिट। स्टेशनरी ऑर्बिट मीन्स ऑर्बिट एसोसिएटेड with fixed amount of energy। इनकी एनर्जी फिक्स्ड है। इलेक्ट्रॉन जब यहां पर आएगा तो एनर्जी लेकर आएगा, यहां से जाएगा तो एनर्जी देके जाएगा। अगर घूमेगा एनर्जी कम होगी तो यहां आ जाएगा, बढ़ेगी तो उधर आ जाएगा। सर तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को कहाँ से मिल रही है। इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है ना, वो मूव कर रहा है इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोसिटी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, जो रदरफोर्ड ने बताया था। ये तो। और ये जब ऑर्बिट से सबकी एनर्जी फिक्स्ड है, ये सारे ऑर्बिट्स की एनर्जी फिक्स्ड है। तो जो एनर्जी फिक्स्ड है वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हो जाती है, इलेक्ट्रॉन यहाँ आता है तो। ओके सर, तो एक्साइटेड स्टेट में पहुंचता है तो स्विच कर लेता है ऑर्बिट। हाँ, अगर एनर्जी देंगे तो हायर ऑर्बिट में आ जाएगा। हाँ सर, और वो रेडिएशन वाला पार्ट समझ में आया कि वो रेडिएशन जब करते हैं तो सर वो ईएमआर जो प्रोड्यूस करते हैं। हाँ सर जो ईएमआर प्रोड्यूस करते हैं ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वाला। हाँ हाँ। हाँ सर, तो वो उसमें डाउट आ रहा था कि सर मतलब सारे ऐसे तो उनको करना चाहिए पार्टिकल्स को emit, क्योंकि क्या होना सर चाहिए? सर इलेक्ट्रॉन्स भी जैसे रेडिएशन इमिट करते हैं ना, हाँ तो सर ऐसे तो हर ऑब्जेक्ट को इमिट करना चाहिए रेडिएशन। हाँ। तो सर वही मैम ने हमें बताया कि ऐसे होता नहीं है, ऐसे नहीं होता मतलब रेडिएशन ऐसे emit। ये रदरफोर्ड मॉडल में? नहीं सर, रदरफोर्ड मॉडल में नहीं। फिर? वैसे सर जैसे वो अभी रेडिएशन वाला पार्ट पढ़ा रहे हैं कि रेडिएशन पार्टिकल नेचर की जगह वेव पढ़ा रहे हैं। हाँ। तो सर वेव में मैंने मैम से पूछा कि ये जो एटम में हमारा इलेक्ट्रॉन अगर इमिट करता है, तो सर अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट ले लें और वो किसी एलिमेंट का ही बना है तो सर उसको भी तो एनर्जी इमिट करनी चाहिए।
ओहो, अब मेरी बात नहीं समझी, अब क्यों सुन पाया मैं? आपने क्या कहा, कोई भी एलिमेंट? हाँ सर, हम कोई भी एलिमेंट लें। कोई एलिमेंट ले लिया आपने, हाँ ठीक है। यस सर, तो सर उसका हम एटम देखेंगे तो उसके उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हाँ तो सर वो इलेक्ट्रॉन्स एमिट करते हैं रेडिएशन। हाँ, तो सर कोई भी सारे एलिमेंट रेडिएशन एमिट नहीं करते इसका मतलब। सारे एलिमेंट करेंगे रेडिएशन सबसे? हाँ सर वही। सारे एटम तो एक जैसे ही है ना? सर अलग अलग हैं। नहीं नहीं, जो स्ट्रक्चर एटम तो एक जैसी है ना सबकी? अच्छा हाँ, यस सर। जब एक जैसी चीज जो एक एटम करेगा वो दूसरा भी करेगा। हाँ सर। हाँ, तो उसमें क्या कहना है उनका? हाँ सर, तो उन्होंने कहा कि रेडिएशन एमिट नहीं करती हर चीज। रेडिएशन? एमिट नहीं करती हर चीज, मतलब छोड़ती नहीं है। क्यों? सर पता नहीं है सर, मैं कंफ्यूज इसलिए हो गया। नहीं नहीं नहीं, दरअसल जो एमिशन ऑफ रेडिएशन वाली बात है ना, ये जो रदरफोर्ड मॉडल से जो बना था, यस सर। ये थ्योरी गलत है। ये थ्योरी गलत, स्ट्रक्चर ऑफ एटम ये है ही नहीं। इसे तुम आगे पढ़ोगे ना, पता तो बोर मॉडल के बाद, यस सर। तब नई स्ट्रक्चर ऑफ एटम आ जाएगी, जो नया मॉडल है। यस सर, वो ऑर्बिटल्स वगैरह वाला ना। हाँ, ऑर्बिटल वाला, हाँ। ये चीज है ही नहीं, तो ऑब्सोलीट थ्योरी है। इसलिए इससे चक्कर में पड़ो ही मत। मैम आंसर ही नहीं कर पाएगी आपको इससे तो। यस सर। हम लोग करेंगे अलग साइंटिफिक तरीके से। सर और फिर बाकी तो सर वो लाइट का ही पढ़ा रहे थे कि फोटोन वाला पार्ट। हाँ तो सर वो मैम बता रही थी कि वो वेव नेचर अभी हम पढ़ रहे हैं कि वो वेव ट्रैवल करती है और वो विजिबल स्पेक्ट्रम और वो इंफ्रारेड एक्सरे वगैरह। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो वो सर समझ आ गया। चलिए, इसको समझ लो, जितना समझ आता है फिर हम लोग कराएंगे तसल्ली से। इसलिए मैंने पहले नहीं कराया इसको। पहले आसान वाला क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आपको। तो मैम उन्होंने पीछे भी क्वेश्चन सर करा रही है करी। क्या? क्या सर? पीछे क्वेश्चन करा रही है मैम एक्सरसाइज की? हाँ सर, वो बाद में जब चैप्टर खत्म हो जाता है तो असाइनमेंट के तौर पर कराते हैं। नहीं, वो क्वेश्चन साथ साथ करते हैं तभी समझ में आएगा चैप्टर ये। और हाँ ये ये चैप्टर समझ में सर। आ गया तो बहुत फायदा होगा आपको। वो तो सर बस थ्योरी पढ़ाते हैं नॉर्मली बस। नहीं नहीं, हम लोग एक एक क्वेश्चन करेंगे तभी समझ में आएगा ये। उन्होंने कहा कि सर थ्योरी बहुत कम पूछता है, इससे ज्यादातर न्यूमेरिकल ही आते हैं, उन्होंने कहा। हाँ, न्यूमेरिकल ज्यादा पूछते हैं, थ्योरी पूछते हैं जेई मीन्स में। पर हमको थोड़ा थोड़ी चीजें क्लियर होनी चाहिए। आप जो समझ रहे समझा रही समझते जाओ, फिर हम करेंगे डिटेल में, तब सबसे समझ लेना आप। ठीक है? यस सर। ये समझा दिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह उन्होंने? यस सर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह हो गई? हाँ सर, वो इंट्रोडक्शन में बताया था बेसिक। अभी इसके बाद हम नील्स बोर पढ़ेंगे अभी पूरा। अभी तो बस वही लाइट का पढ़ा रहे थे और बाकी हमने रदरफोर्ड, जे थॉमसन, गैटोड रे वगैरह का पढ़ा। अच्छा, वो कर लिया। हाँ सर। अच्छा अच्छा। हो गया ये ना? हाँ सर, मतलब मेरा वो आ गया, कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ मैं, या तो सर मैं आपको तरीका बता दूँ कैसे किया। हाँ, बता दो कैसे किया है। हाँ सर, तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से सर टेम्परेचर निकालना था, तो पीवी अपॉन एनआर कर दिया टेम्परेचर के लिए। हम्म। और फिर सर वैल्यू पुट कर दी बस। ठीक है। हमने 14 और 15 तो कर लिया था। 13 14 हाँ हाँ सर, 13 14 हो गया था। हो गया ना? 17 देखो। 17 यस सर, इसमें भी वैल्यू पुट कर दी बस। हो जाएगा। हाँ सर। 18 देखो।
सर इसमें बस वो पीवी सेम हो जाएगा तो एनआरटी वाला पार्ट इक्वेट कर देंगे ना। और सर उसमें एनआरटी में डब्ल्यू अपॉन एम, उसका हमें डब्ल्यू पता है, एम नहीं पता है, और उसमें डब्ल्यू और एम पता है हमें, तो हो जाएगा। हो जाएगा। यस सर। चलिए इसी तरीके से 15th, तो 15। हम्म, ये वाला बता दो सर, इसमें बस मोल्स ऐड करेंगे ना। हाँ मोल्स ऐड करके तो आ जाएगा सर। हो जाएगा ना। हाँ सर। चलिए तो बेसिकली हमारे ऑलमोस्ट सारे हो गए। यस सर। सर बस यही था सर, कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स आ रही है तो सर ये करेंगे कैसे जल्दी से? एग्जाम में इतनी टफ नहीं देती, सर जेई में भी नहीं? जेई में भी इतनी टफ नहीं, कॉन्सेप्ट आना चाहिए आपको ठीक से कि क्या कॉन्सेप्ट लगाना है, क्लियर होना चाहिए बस। हाँ सर, क्योंकि सर कौन इसमें बस वही था, कैलकुलेशन में बहुत टाइम लग रहा है। नहीं कैलकुलेशन टाइम अभी लग रहा है, बाद में कम लगेगा, फिर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ पुराने पेपर निकाल लो आप। जेई के? हाँ मैंने कितनी बार कहा आपको, पुराने पेपर निकाल के सर फर्स्ट चैप्टर हमारा हो गया, फर्स्ट चैप्टर के सारे क्वेश्चन करना चालू कर दो और डाउट में से पूछते जाओ। ठीक है। एक चीज होती है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ पार्शियल ऑफ पार्शियल प्रेशर? प्रेशर है। पार्शियल प्रेशर लिखो। पार्शियल, यस। हम्म, यस सर। पहले समझ लो, जैसे एक बॉक्स है, ये बॉक्स में गैस ए है और इसका प्रेशर है पी ए। सिमिलर बॉक्स दूसरा भी है एक और, उसमें गैस बी है, उसका प्रेशर पी बी। एक इसी दोनों गैस को एक सेम बॉक्स में डाल दिया, एक ही बॉक्स को दोनों गैस में डाल दिया, तो प्रेशर हो जाएगा इसके अंदर पी ए प्लस पी बी। कंडीशन ये होती है कि दोनों गैसें आपस में रिएक्ट ना करें। ये बस में आई। यस सर। इसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी, और सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ बोथ द गैस। सर पार्शियल प्रेशर की बोलते हैं? क्या कहते हैं? पार्शियल की बोलते हैं सर, पार्शियल प्रेशर। इस इसके अंदर दो गैस हैं ए और बी, दोनों का प्रेशर मिला गया है 10। ठीक है, यस सर। अब ए का पार्ट कितना है इसके अंदर, जो ए का प्रेशर होगा उसको बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। वो कैसे निकालेंगे, जब ए गैस को सेम वेसल में कंफाइन कर देंगे अकेले में, जो प्रेशर आएगा वो होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए। पार्शियल मतलब टोटल में से उसका पार्ट कितना है। सर उतनी गैस ना जितनी इसमें डाली हाँ है, जितनी इसमें, नंबर हाँ ऑफ गैस फिक्स्ड है। गैस तो उतनी आएगी ना, बॉक्स साइज सेम है तो, हाँ सर। बॉक्स सेम साइज के हैं तो गैस उतनी आएगी। मतलब सर हम जितनी अमाउंट ऑफ गैस, वो हाँ अमाउंट ऑफ गैस सेम रख रहे हैं ना दोनों केस में। हाँ हाँ, ठीक। तो लिखो, वो लिख लो, व्हेन द टोटल प्रेशर exerted by a mixture
of gases mixture of non-reacting gases are equal to the sum of partial pressure of each gas. Exerted by a mixture of non-reacting gases. Yes. Partial pressure is the pressure exerted by the gas when it is confined alone in the same vessel under the similar conditions of temperature and pressure. Yes, sir. ये बात समझ आई आपको? ये सुना? यस सर, तो तीनों केस में सर जब ये अकेले भी होंगे और साथ में भी होंगे, प्रेशर और टेम्परेचर सेम। हाँ, ओके, हटा दूं? एक मिनट। यस सर। तो PA इज इक्वल टू बेसिकली सेम PB तो PA प्लस PB प्लस PC प्लस PD प्लस हम लोग बोलेंगे RT बाई V NA प्लस NB प्लस NC प्लस ND एंड सो ऑन। ठीक है, मतलब दैट इज P टोटल इज इक्वल टू RT बाई V NA प्लस NB प्लस NC प्लस ND एंड सो ऑन। PA is equal to RT by V NA PA upon P total is equal to RT by V NA RT by V NA plus NB plus NC and so on। तो PA upon P total is equal to NA oblique ये क्या हो जाएगा? का ये तो PA is equal to P total into का ये
ये बात सुनिए आपको। हाँ सर। तो पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। ठीक है। ये सर अगर हमें एक का निकालना हो। हाँ, एक का निकाल लो, उसका मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। समझ में आई बात आपको? सर मोल फ्रैक्शन के लिए जरूरी है ये सोल्यूशन हो, है मतलब ये सोल्यूशन होना जरूरी है ना सर? मिक्सचर में तो होगा ना ये। अगर जो हेट्रोजेनस भी तो हो सकता है गैस का मिक्सचर नहीं। है सर ये सोल्यूशन होना मतलब मिक्सचर जो मिक्सचर होमोजेनस। गैस के लिए एप्लीकेबल है, नहीं तो डायरेक्ट सब पार्शियल प्रेशर। ये सर तो मोल फ्रैक्शन सोल्यूशन के अलावा और भी मिक्सचर में अप्लाई हो सकता है। मैंने कहा ये जब गैस मिल गई सोल्यूशन बन गया ना अब तो। सर तो मतलब ये सोल्यूशन सॉल्युबल है ना एक दूसरे में गैस? हाँ, गैसेस तो मिल जाती है ना बस में। हाँ ओके हाँ, सर लिख रहा हूँ। लिख लो पहले। यस सर लिख दिया। लिख दिया। ये चीज और समझ लो आप, ये जो गैस होती है, जब गैस को बनाते हैं यस सर। तो हम उसको पानी के ऊपर कलेक्ट करते हैं, वरना गैस कलेक्शन हो गया नहीं, तो वाटर के अंदर एब्जॉर्ब कराते हैं गैस को हम लोग। मतलब सर समझा नहीं। हैं? समझा नहीं सर मैं क्या कह रहा हूँ। आपने कभी गैस, जब हम कोई गैस बनाते हैं, कोई गैस बन गई, ठीक है, गैस को इकट्ठी कहां पर करेंगे, हम वाटर के अंदर एब्जॉर्ब कराते हैं गैस को। सर रिएक्ट जरूरी नहीं है, मतलब हो सकता है सर रिएक्ट कर ले। नहीं, वाटर के अंदर एब्जॉर्ब करा लेते हैं गैस को, रिएक्शन नहीं होता उसके अंदर। अच्छा ओके सर। और अदरवाइज समझो आप, जो एयर है, हवा में मॉइस्चर है, यस सर। एयर गीली हो जाती है, हाँ सर। उसके अंदर वाटर वेपर आ गए, तो वाटर वेपर का भी प्रेशर लगेगा, हाँ सर एयर और वाटर दोनों। दोनों प्रेशर लगाएंगे। तो व्हाट इज द वेट ऑफ ड्राई गैस? इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ ड्राई गैस इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ वेट गैस माइनस एक्वस टेंशन। एक्वस टेंशन होता है
प्रेशर exerted by water vapors. सर ये कैसे आया? मैंने कहा जो ड्राई गैस का प्रेशर होगा, ऐसे सुन लो ना, प्रेशर ऑफ वेट गैस, जो गैस गीली है तो होगा प्रेशर ऑफ ड्राई गैस प्लस एक्वस टेंशन। सर एक्वस टेंशन की प्रेशर ऑफ वाटर भी तो कर सकते हैं। हाँ, प्रेशर एक्जेक्ट वाटर वेपर्स को बोलते हैं एक्वस टेंशन, नाम है उसका। अच्छा ओके सर। समझ में आया एक बात ये? यस सर। इसका फॉर्मूला सर क्या होता है एक्वस टेंशन का? बस प्रेशर होता है ये भी। अच्छा तो इसको बस टर्म दे दिया है। हाँ, टर्म दिया है एक्वस टेंशन। अच्छा ओके सर। हम्म यस सर। मतलब एक्वा मैंने वाटर, टेंशन प्रेशर होता है। ओके सर। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि फाइंड द प्रेशर ऑफ द ड्राई गैस, बस माइनस ही करना होगा खाली। आपके सेकंड वर्ड पढ़िए क्या एनसीईआरटी? किसकी सर? सेकंड वर्ड पढ़िए, सेकंड पार्ट। हाँ सर है। एक क्वेश्चन करें थोड़ा मुश्किल सा। हाँ सर मैं 1 मिनट लेके आया सर। हाँ, ले आओ ले आओ। यस सर ले आया मैं। पेज नंबर 365 निकालो। यस सर। ये लिखा है प्रॉब्लम 12.21। हाँ यस सर। पढ़ो जरा इसको। पढ़ो। अच्छा जो सर। In Dumas method of for estimation of nitrogen, 0.3 gram of organic compound gave 50 ml of nitrogen collected at 300 Kelvin temperature and 715 mm pressure. Calculate percentage composition of nitrogen in the compound. Aqueous tension is equal to 300 K at 300 K is equal to 15 mm. अच्छा, मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा ये है। ओके सर। हमें देखना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड से कितनी नाइट्रोजन निकल रही है, उसकी परसेंटेज बतानी है। ठीक है सर मतलब सर मैं बताता हूँ आपको, एक एक करते जाओ। तो प्रेशर ऑफ ड्राई नाइट्रोजन इज इक्वल टू 715 माइनस 15। इतनी बात समझ में आ गई आपको? यस सर। इसका प्रेशर आया था 715, एक्वस टेंशन 15 दे रखा है उन्होंने, तो ड्राई नाइट्रोजन का प्रेशर कितना आ गया? 700 mm। एमएम ऑफ मरकरी बोलते हैं। अच्छा मतलब 760 mm ऑफ मरकरी इज इक्वल टू 180 m। ये सर वो होता है कन्वर्जन फैक्टर होता है। हाँ, एक एटमोस्फेयर प्रेशर था 760 mm ऑफ मरकरी। ओके सर। इतना समझ आया आपको? यस सर। मतलब उसका प्रेशर इतना था, इसका प्रेशर जो होगा, वॉल्यूम कितना था? वॉल्यूम इज इक्वल टू 50 ml। 50 ml। what is the volume at STP? STP वॉल्यूम कितना आ जाएगा इसका? हम लोग जानते हैं P1 V1 by T1 इज इक्वल टू P2 V2 by T2। P1 कितना है हमारा? 700
V1 कितना है 50, T1 कितना है हमारा टेम्परेचर 300 केल्विन, यस सर, P2 कितना हो जाएगा हमारा 760 STP पर 180 होता है ना, V2 निकालना है तो ये होगा 273। 760 कैसे हुआ सर? 700 नहीं? STP पर देते ना 180 प्रेशर, अच्छा हाँ हाँ, यस सर। तो हमारा V2 कितना आ गया 700 इंटू 250 273 बाई 760 यस सर। इंटू 300, ये हमारा आ गया इसमें 41 ml। यस सर, ओके सर। अब हमें निकालना है 41 ml का वेट कितना होता है। हम लोग जानते हैं 22400 ml at STP is equal to 1 mole यस सर। is equal to 28 ग्राम ओपन टू। यस सर। तो ये था हमारा 41 ml, इसके वेट कितना आ जाएगा 28 अपॉन 22400 इंटू 41, हाँ सर। इतना आ गया, सब उसी x ग्राम आ गया। हाँ सर। ये x ग्राम कितने में से आया, सैंपल कितना 0.3 ग्राम, x हाँ सर। ग्राम इज कमिंग आउट टू बी 0.3 ग्राम से कितनी नाइट्रोजन आ रही है, तो 100 में से कितनी आएगी, ये परसेंट नाइट्रोजन आ जाएगी। सर ये 0.3 वाला समझा दो फिर से, क्या ये लिखा हुआ? हुआ है ना सैंपल क्वेश्चन पढ़ो, 0.3 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये जो भी नाइट्रोजन आई है 0.3 ग्राम से आई ना, हाँ सर। तो 0.3 ग्राम से इतनी आई है तो 100 ग्राम से कितनी आएगी, वही होता है परसेंटेज निकालना। समझ पाए नहीं समझ पाए? सर तो हमारा जितना भी आया उसको हमने डिवाइड किया जितना था। मतलब इतनी नाइट्रोजन कहां से आई आपकी, 0.3 ग्राम से आई। हाँ यस सर। अगर 100 ग्राम लेते कितनी नाइट्रोजन आती, दैट इज द परसेंटेज। अच्छा तो सर ऑर्गेनिक कंपाउंड ये जैसे NH3 ले लो उस टाइप का है, मतलब हाँ और भी कांस्टेंट? हाँ हाँ, अच्छा ओके। समझ में आया आपको? यस सर। मतलब ये मैंने इसलिए बताया, इसका कोई सिग्निफिकेंस इतना ही है, खाली आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और भी। सर इसमें हमने STP वाला करके क्यों किया? क्योंकि इतने ml का वेट 28 ग्राम होता है STP पर, बोला उसका वेट कैसे निकालेंगे, जो नाइट्रोजन है उसका वेट कैसे निकालेंगे। STP एक स्टैंडर्ड है, कितने ml STP पर लेंगे तो उसका वेट 28 ग्राम होगा। तो हमारा जो भी वॉल्यूम आ रहा था, हमने ये निकाला कि ये वॉल्यूम STP पर कितना होगा। मतलब पहले हमने इसका वॉल्यूम, वैसे वॉल्यूम 50 ml था, अगर वॉल्यूम 50 ml तो STP पर कितना वॉल्यूम आएगा, तो 51 ml आएगा 41, फिर जगह 41 का वेट कितना बैठेगा। यस सर, समझ गया सर। ये स्टैंडर्ड तो STP है ना, बाकी तो कोई स्टैंडर्ड है ही नहीं कोई भी, यस सर। इसके वेट कैसे निकालोगे आप। हाँ सर। समझ पाए? यस सर। चलो शाबाश, आपको थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी इस कॉन्सेप्ट के अंदर। यस सर, अब लिख रहा हूँ सर। हटा दूं? नहीं सर, एक मिनट सर, लिख रहा हूँ। तो एक सेकेंड है।
यस सर, लिख लिया। लिख लिया। 5.19 करो। पार्ट 1 का। हाँ 5.19। सर ये हमने वही उसी मेथड से किया जो ये इसमें क्वेश्चन में लिखा था, पिछला वाला क्वेश्चन। क्या? सर ये डूमस मेथड लिखा था ना इसमें, हाँ तो यही है सर जैसे हमने किया। नहीं, अलग है थोड़ा सा। अच्छा, 0.8 बार आएगा। 0.8 पर आ गया ना। हाँ सर। वेरी गुड। सर सर ये डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का मेन फॉर्मूला यही है ना, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। हाँ ये वाला तो यूज नहीं होता ना सर कि वो टोटल आरटी अपॉन वी एन ए प्लस एन बी प्लस एन बी, जो हमने पहले किया था ना, जिसमें मैंने कहा था मोल्स को ऐड कर दो, हाँ सर। आपने निकाल लिया था, वो वही एक्चुअली। आप प्रेशर निकाल के अलग ऐड कर दो, बल्टा इंटरनल समझ जाएगा।
मतलब सर दो हैं इसमें, ये जो टोटल प्रेशर हमने निकाला वो वाला और ये पार्शियल वाला दो। हाँ, ओके सर। एक क्वेश्चन करना जरा, मैं लिख रहा हूं 1 ग्राम H2 गैस and X gram of O2 gas exert a total pressure of 5 atm at a given temperature. The partial pressure of O2 gas then the amount of O2 in the mixture will be 4 एटीएम में वो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इन 4 एटीएम। हाँ 4 atm. सर देन द अमाउंट ऑफ क्या लिखा है? What will be the amount of O2? सर उसी टेम्परेचर पे ये 5 एटीएम भी है? हाँ, है 64 ग्राम्स है सर। है 64 ग्राम्स। शाबाश. और एक करोगे? हाँ सर।
सर पढ़ दो एक बार। 2 liters of moist H2 gas at 260 degrees Celsius and at a total pressure of 1 atm. यस सर। It was found the quantity of H2 collected was 0.0788 mole. 0. 0.0788 mole. What is the mole fraction of H2 in the moist gas? ओके।
सर ये बता दो। अच्छा, 2 लीटर है सब कुछ, यस सर। इसमें पानी भी है, सब कुछ मिलाकर है? यस सर। तो इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे? पीवी इजिकल टू एनआरटी, एन इजिकल टू पीवी बाई आरटी। तो 1 इंटू 2 अपॉन 0.082 इंटू 260, 543। दीज आर द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो मैं ये बात यस सर, ये टोटल हो जाएंगे, उसमें से माइनस कर देंगे वो। नहीं, माइनस नहीं करेंगे। ये सर कितने आ जाते? ये आ जाते हमारे 0.081। यस सर। ये बार नंबर बता दे। और मोल फ्रैक्शन कितना हो गया H2 का? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 अच्छा हाँ यस सर। अपॉन पी नंबर ऑफ टोटल। ये टोटल था, और नंबर ऑफ H2 का आपको बताइए, दिस डिवाइडेड बाय दैट। यस सर, मैं ऑक्सीजन के ढूंढ रहा था, मतलब सर मैं यही कर रहा था, बट मैं वो माइनस माइनस कर रहा था। समझ में आया इतना? हाँ सर। चलो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और कर लेते हैं हम लोग। ये बुक में नहीं है कॉन्सेप्ट, इन्होंने कहीं पर उसमें डाला हुआ है। ये जो बनाया ना सप्लीमेंट्री, यस उसमें सर। डाला हुआ है, लेकिन कंपटीशन में बहुत पूछते हैं। आप एक काम करना, अब प्रदीप है ना, हाँ सर। ये कॉन्सेप्ट निकाल के इससे क्वेश्चन करना और मेरे से पूछना है फिर। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन, इससे क्वेश्चन कंपटीशन बहुत आते हैं, जरा याद रखना। पर एनसीईआरटी ने क्या कर रखा है, मेन सब्जेक्ट में नहीं है, सप्लीमेंट्री में डाला हुआ है, छोटा सा टॉपिक बना करिए। ठीक है? यस सर। डिफ्यूजन क्या होता है? तो दो गैसेस अपने आप विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स मिक्स हो जाती हैं। मिक्स हो जाती है। जैसे अगरबत्ती जलाओगे कहीं पर कमरे में यार, खुशबू बाहर तक आती है। यस सर। किचन में क्या बन रहा है, हलवा बन रहा है, तो बाहर तक वो तो चल जाएगा हलवा बन रहा है, खुशबू आकर। इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस कह सकते हैं, यस। इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस बाय देमसेल्व्स, उसका डिफ्यूजन। इफ्यूजन क्या होता है? सिर्फ फ्यूजन नहीं पड़ा। कमिंग आउट ऑफ ए स्मॉल ओरफाइस। ओरफाइस मतलब होल। चाय की केटल होती है ना जो, यस सर। उसमें ऊपर से एक छोटा सा छेद होता है, उसमें से निकलती है, स्टीम निकलती है जो, हाँ सर। उसे बोलते हैं इफ्यूजन। बोले छोटे से होल से बाहर निकलने को। अगर वो सिलेंडर है, उसमें इसमें वो हो गया छेद, उसमें गैस बाहर निकलेगी, हाँ सर। उसे बोलते हैं इफ्यूजन। कमिंग आउट ऑफ ए स्मॉल ओरफाइस, ओरफाइस मैंने होल या ओके सर। ओपनिंग। यस सर। तो स्टेटमेंट लिख लो, हटा दो उसको। हाँ सर, हटा दो। द रेट ऑफ इफ्यूजन
और डिफ्यूजन ऑफ वेरियस गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ temperature and pressure are inversely proportional to their density. अगर एक गैस है 1, एक है गैस 2, तो रेट ऑफ गैस 1 oblique rate of gas 2 are inversely proportional to the square root of their density. तो ये हो जाएगा डेंसिटी ऑफ 2 अपॉन डेंसिटी ऑफ 1. ठीक है? यस सर. और डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास. यस सर. ठीक है? कैसे क्या? मतलब मोलर मास भी कह सकते हैं, डेंसिटी मोलर मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. हम लोग जानते हैं ना, बताया था 2 into वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास. यस सर. तो मोलर मास के लिए भी डेंसिटी को रख सकते हैं हम लोग इसको. ऐसे ये भी चल जाएगा, ये फॉर्मूला चल जाएगा. ठीक है? यस सर. आज आप क्वेश्चन निकालना प्रदीप में से, देखना कितने क्वेश्चन आए हुए हैं. बेस सब क्वेश्चन आते हैं, इसकी प्रैक्टिस करना है इस लॉ की. अगर डाउट हो मेरे से पूछ लेना, नहीं तो अगली बार मैं आपको क्वेश्चन करा दूंगा थोड़े से ढूंढ कर खुद से. ठीक है सर. और एक चीज और पढ़ना, एक चीज और करना. आज एक चीज पढ़े रखना, तब हम आगे समझ में आएगा हमको. बस अगली क्लास में खत्म कर देंगे चैप्टर को हम लोग. थोड़ा सा रह गया. काइनेटिक मोलिकुलर मॉडल ऑफ गैस. अगली बार इसको हम लोग पढ़ के थोड़ा सा करके छोड़ देंगे चैप्टर को. हम दोबारा चैप्टर नंबर 2 पे आ जाएंगे फिर. सर फिर वही स्ट्रक्चर वाला कराओगे? हाँ. अच्छा. अभी अपने स्कूल में हो गया ना, आपको समझ में जल्दी आ जाएगा आराम से वो. यस सर. और जो स्कूल के डाउट है वो भी पूछ सकते हो आप. ठीक है सर. तो टीचर करा रही है, जो डाउट बचेगी वो आप भी आप समझ लेना साथ साथ. ओके सर. ठीक है? यस सर. सर वैसे रेट ऑफ इसका फॉर्मूला क्या होता है? रेट होता है, रेट होगा अगर गैस निकल रही है तो वॉल्यूम अपॉन टाइम. उसी वॉल्यूम में टाइम में कितना वॉल्यूम निकल गया. अच्छा. ओके सर. ठीक है? यस सर. मतलब रेट में ना स्पीड. ओके सर. या तो हम लोग कर लेंगे चैप्टर नंबर 2. अगर आपको थोड़ा बहुत समझ में आता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको करनी आ गई, हम चैप्टर नंबर 3 कर सकते हैं फिर कंफर्टेबली. 3 कौन सा है? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज. सर आप 2 ही करा देना पहले. अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आती है तो. सर कॉन्फ़िगरेशन तो आती है, अगर कोई एटॉमिक नंबर दे दे तो. आती है ना? नंबर दे दे तो आती है. हाँ सर. बस ये चैप्टर 3 से शुरू कर लेंगे हम लोग. अच्छा ठीक है सर. मतलब जब भी आप सीख समझो मैं दोनों ही करा दूंगा. 2 से कर लेते हैं सर, क्योंकि स्कूल में भी होगा ना, स्कूल में सर टेस्ट वगैरह भी होंगे